नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत संघ की कार्यपालिका। पिछली क्लास में हमने हमारी कार्यपालिका का जो वैधानिक स्वरूप है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति के संबंध में सारे प्रावधान देखे थे, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का पदावधि या कार्यकाल, सारी बातें हमने देखी थी। राष्ट्रपति पद के संबंध में योग्यताएं, शर्तें, वेतन। इसके अलावा हमने राष्ट्रपति के संबंध में जो भी उनको शक्तियां संविधान के द्वारा दी गई है उसके ऊपर सारी हमने चर्चा की थी। तो राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्तियों की बात की थी, एक तो सामान्यकालीन शक्तियाँ, साथ ही दूसरी इसकी आपातकालीन शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति जो है वो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, अर्थात भारत की औपचारिक, वास्तविक या नाम मात्र की कार्यपालिका जो होती है वो राष्ट्रपति होती है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे आज भारत की वास्तविक कार्यपालिका। अब वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका जो है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, साथ ही उसकी जो मंत्री परिषद है, ये वास्तविक कार्यपालिका है जो कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप में प्रयोग करती है तथा राष्ट्रपति को अपना परामर्श देते हैं और राष्ट्रपति उन्हीं परामर्श के आधार पर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आर्टिकल 53 के अंतर्गत तो कहा गया है कि भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी तथा राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। एक तरफ से ये भी कहा गया है और दूसरी तरफ से हम ये भी कह रहे हैं कि वो वास्तविक नहीं है बल्कि नाम मात्र का है, वास्तविक प्रधानमंत्री है। तो ऐसा क्यों है? तो जैसा कि आर्टिकल 53 में तो राष्ट्रपति को समस्त शक्तियाँ दी गई है कार्यपालिका संबंध में, लेकिन साथ ही राष्ट्रपति को कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद की बात कही गई है, आर्टिकल 74। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी तथा उस मंत्री परिषद का एक प्रधान होगा जिसे कहा जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को अपने सारे कार्य इनके परामर्श से ही करने होंगे तथा उनका परामर्श मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, तो संविधान में स्पष्ट कह दिया है कि राष्ट्रपति को उनके परामर्श से कार्य करना है। तो बात ये होगी कि ये जिस प्रकार का जैसा परामर्श देंगे राष्ट्रपति को मानना होगा। लेकिन इस संबंध में एक प्रावधान ये भी किया गया है कि प्रारंभ में तो हमारे संविधान में एक सीधी सी बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति को उनका परामर्श मानना होगा, अर्थात मानने के लिए बाध्य है। लेकिन फिर बाद में थोड़ा संशोधन किया गया और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियों में थोड़ी वृद्धि कर दी और कहा गया कि यदि मंत्री परिषद अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो परामर्श देंगे उस परामर्श को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद के पास भेज सकता है। लेकिन पुनर्विचार करने के बाद यदि मंत्री परिषद वो परामर्श फिर से देती है तो राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य है। तो एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए ज़रूर भेज सकता है मंत्री परिषद को। तो ऐसा अब तक 2 बार हो गया है। कब? एक तो है 1997 में यूपी में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को लेकर और 1998 में बिहार में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को लेकर। दोनों ही बार राष्ट्रपति ने उनको मतलब ये जो सलाह इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की दी थी उस सलाह को राष्ट्रपति ने एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद के पास भेजा और दोनों ही बार मंत्री परिषद ने पुनर्विचार किया और वो सलाह फिर से वापस नहीं दी। अर्थात क्या हुआ कि इसके माध्यम से राष्ट्रपति का थोड़ा कार्य भारी हो गया, अर्थात राष्ट्रपति थोड़ा वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करने लग गया। परंतु वास्तव में कार्यपालिका शक्तियों का जो वास्तविक प्रयोग है वो यही करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों में थोड़ी वृद्धि ज़रूर की है। तो वर्तमान स्थिति ये है कि मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई सलाह को एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, परंतु यदि पुनर्विचार करने के पश्चात फिर से सलाह यही देते हैं वापस, तो राष्ट्रपति को वह सलाह या परामर्श मानने के लिए बाध्य है। तो इस प्रकार से हमारा राष्ट्रपति नाम मात्र का संवैधानिक या वैधानिक या औपचारिक कार्यपालिका प्रमुख कहा जाता है। चलिए, तो इस प्रकार से आर्टिकल 74 के तहत प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की शक्तियों की बात कही गई है। अब हम देखते हैं
कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन कौन से हमारे संविधान के तहत प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें प्रधानमंत्री का चयन, आर्टिकल 74। प्रधानमंत्री का चयन एवं नियुक्ति। तो आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, परंतु साथ में ही प्रधानमंत्री का चयन किस प्रकार से होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, उसके बारे में भी आर्टिकल 75 में जिक्र किया गया है। साथ ही मंत्रियों के संबंध में अन्य सभी उपबंधों का भी प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता है। तो प्रधानमंत्री के चयन में यहाँ पर संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा जो कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। बहुमत प्राप्त दल का नेता हो अर्थात क्या हो गया कि आम चुनावों में अथवा लोकसभा चुनावों में जिस दल को बहुमत मिल जाए, बहुमत से मतलब है स्पष्ट बहुमत अर्थात आधे से अधिक सीटें जिस एक दल को मिल जाए, तो उस दल के नेताओं को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक दल को बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में एक से अधिक दल गठबंधन बना लेते हैं। तो इस प्रकार से लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा गठबंधन तैयार हो जाए जिनके पास स्पष्ट बहुमत आ जाए, अर्थात आधे से अधिक सीटों में वो पक्ष में आ जाए गठबंधन, तो ऐसे गठबंधन के सबसे लोकप्रिय नेता को भी प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। तो ये तो होगी जब लोकसभा चुनाव में बहुमत मिलता है तब, लेकिन कभी कभी त्रिशंकु लोकसभा हो जाती है, अर्थात किसी भी एक दल को या गठबंधन को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, अर्थात जब कोई भी एक चेहरा सामने नहीं आ रहा है, मतलब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है या कोई गठबंधन मिलकर भी बहुमत साबित नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से उसे लगता है कि कोई इसमें अच्छा पावरफुल नेता बन सकता है, उसको मौका दे सकता है कि भाई तुम आ जाओ प्रधानमंत्री के पद की शपथ ले लो। ठीक है, अर्थात राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी एक बड़े दल के नेता को शपथ दिलवाएगा तथा उसे अधिकतम 1 माह का समय देगा और उन 1 माह में उसे लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहेगा। यदि 1 माह में उस नेता ने, जिसने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, उस नेता ने 1 माह में लोकसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया, तब तो वो सरकार आगे चलेगी। अन्यथा 1 माह में बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में उसे त्यागपत्र देना पड़ सकता है। तो ये राष्ट्रपति की विवेक की बात है कि बहुमत नहीं हो तो क्या किया जाए। तो इस प्रकार से ये होता है। अब ये तो होगी चलो प्रधानमंत्री का चयन और नियुक्ति इस प्रकार से होती है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री के अलावा अन्य जो मंत्री हैं उनका क्या प्रावधान है। तो मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में सबसे बड़ा हाथ होता है प्रधानमंत्री का, अर्थात राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करेगा और उनको शपथ भी दिलाएगा, लेकिन किसके कहने पर, तो जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है वही व्यक्ति अन्य मंत्रियों के नामों की सिफारिश करेगा कि हाँ हमारे मंत्रिपरिषद में ये सदस्य हमें चाहिए, और उन सदस्यों को मंत्री पद के रूप में राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। और ये सभी मंत्री अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री की नियुक्ति में देखा जाता है कि लोकसभा में सबसे बड़े बहुमत दल के नेता को बनाया जाता है। दूसरी बात, बहुमत ना हो किसी एक दल को तो गठबंधन के नेता को बनाया जाता है, या फिर वो भी उपस्थित ना हो तो अपने विवेक से किसी भी एक बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में वो शपथ दिलाता है और 1 माह में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। तो ये तो हो गया प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी। अब बात आती है कि प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता क्या है। प्रधानमंत्री के लिए योग्यता क्या है, तो प्रधानमंत्री के लिए योग्यता कुछ नहीं है, केवल इतनी है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो,
या फिर राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य। अर्थात भारत में लोकसभा का सदस्य बनने योग्य कोई व्यक्ति है जो लोकसभा की सदस्य जीत जाता है, लोकसभा के चुनाव जीत जाता है और उसे अपने दल में बहुत विशेष स्थिति प्राप्त है या फिर वो अपने दल के सभी नेताओं में ज़्यादा प्रभावशाली है, तो उसे प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, जैसे कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। तो उसी प्रकार से हमारे संविधान में कहीं पर भी प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु की बात नहीं की गई है, लेकिन फिर भी न्यूनतम आयु निर्धारित हो जाती है कि लोकसभा का सदस्य यदि कोई व्यक्ति बन जाता है तो वो प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखता है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। तो ये दोस्तों ध्यान रखना हमें कि प्रधानमंत्री बनने के अलग से किसी आयु का प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रत्येक लोकसभा सदस्य प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत अवश्य रखता है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो इस प्रकार से यहाँ पर 25 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य बन सकता है वह प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के लिए कोई विशेष योग्यता की बात नहीं की गई है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की पदावधि या कार्यकाल क्या होता है। पदावधि अथवा कार्यकाल, तो अगर हम बात करें कार्यकाल की तो कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के पद पर कार्यकाल का समय है, अर्थात प्रधानमंत्री की पदावधि कितने वर्ष होती है। तो वहाँ पर ऑप्शन देते हैं 5 वर्ष, ठीक है, या फिर लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक, या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या फिर राज्यसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन बना सकते हैं। तो प्रधानमंत्री पद के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं है। उसके लिए सीधी सी बात यह है कि यदि लोकसभा में बहुमत है तो व्यक्ति तब तक प्रधानमंत्री रह सकता है, और यदि उसने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया इसका मतलब प्रधानमंत्री नहीं रह सकता, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के लिए 5 साल निर्धारित नहीं होते हैं, बल्कि लोकसभा जब तक चलेगी बहुमत के साथ साथ तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अपना पद त्याग भी कर सकता है, ठीक है, अथवा प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो दे तो राष्ट्रपति उसे पद से पदच्युत कर सकता है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन राइट होता है, प्रधानमंत्री की पदावधि अथवा कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, अर्थात राष्ट्रपति उसे नहीं हटाता तब तक नहीं हटेगा। तो कैसे? तो ऐसा कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री तब तक नहीं हटेगा जब तक लोकसभा में उसको बहुमत पूरा प्राप्त है, ठीक है। बहुमत प्राप्त नहीं इसका मतलब राष्ट्रपति उसे हटा सकता है या वो स्वयं भी त्याग पत्र दे सकता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या फिर अगर ऑप्शन में वो नहीं है शब्द कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट होगा लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक, अर्थात प्रधानमंत्री के दल को लोकसभा में बहुमत है तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखता है, लेकिन जैसे कि हम बात करते हैं वर्तमान में हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो एक अच्छे लोकप्रिय नेता हैं, और यदि लोकसभा चुनाव में वह व्यक्ति हार जाए किसी सीट से, लोकसभा चुनाव में जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी रखता है ऐसा व्यक्ति कोई हार जाए तो फिर क्या किया जाए? तो राष्ट्रपति को लगे कि ये व्यक्ति वास्तव में काबिल है प्रधानमंत्री बनने के काबिल और लोकसभा के चुनाव हार गया है, तो क्या करेगा? उसे भी वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है, बशर्ते 6 माह के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है, अन्यथा उसे पद त्याग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री हो चाहे संघीय मंत्री परिषद का मंत्री, अर्थात केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्री, और उसी प्रकार से राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्री, ये बिना संसद के या फिर बिना विधानसभा के सदस्य हुए कब तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो 6 माह के अंतर्गत उसे अपने किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो अथवा केंद्र का मंत्री हो अथवा राज्यों में मुख्यमंत्री हो अथवा राज्यों का मंत्री हो। तो राज्यों के मामले में विधानसभा का सदस्य बनना आवश्यक है,
ठीक है, 6 माह के अंदर अंदर। और केंद्र के मामले में लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी एक सदन का सदस्य बन जाना आवश्यक है। तो इस प्रकार से 6 माह तक कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री और मंत्री रह सकता है। ठीक है, ये होगी इसकी पदावधि और कार्यकाल। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, तो सीधी सी बात है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियां या प्रधानमंत्री के कार्य क्या होते हैं। तो प्रधानमंत्री के कार्य या शक्तियां, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री की शक्तियों के संबंध में। तो उसकी शक्तियों में सबसे पहले मंत्रिपरिषद के संबंध में शक्तियां, मंत्रिपरिषद के संबंध में, अर्थात मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री किन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो सबसे पहली बात कि मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाएगी, तो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श या सिफारिश कौन देता है, तो प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श देने का काम प्रधानमंत्री करता है। साथ ही सभी मंत्रियों में, मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है या कौन सा मंत्रालय देना है, ये कौन तय करेगा, तो ये भी प्रधानमंत्री तय करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है। साथ ही मंत्रिपरिषद की जब भी बैठकें होती हैं तो उन बैठकों में अध्यक्षता कौन करेगा, तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो करता है वो भी करेगा, अध्यक्षता करेगा प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद के संबंध में केंद्र में कौन है, प्रधानमंत्री। साथ ही प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ पर लॉर्ड मार्ले ने कहा है, लॉर्ड मार्ले एक ब्रिटिश विचारक है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री समान पदों में प्रथम है, समान पदों में प्रथम, अर्थात एक समान है मंत्रिपरिषद सभी, लेकिन उसमें सबसे पहले कौन माना जाएगा, प्रधानमंत्री। समकक्षों में प्रथम भी कहा जाता है, या फिर रैमजे म्योर के शब्दों में, रैमजे म्योर ने प्रधानमंत्री को राज्य के जहाज के मल्लाह की संज्ञा दी है। तो रैमजे म्योर कहता है कि प्रधानमंत्री क्या है, राज्य की नौका का कप्तान या मल्लाह। ठीक है, उस प्रकार से विलियम हारकोर्ट ने प्रधानमंत्री के लिए कहा है, तारों के बीच चंद्रमा, अर्थात प्रधानमंत्री तारों के बीच में चंद्रमा जैसा होता है और वैसा काम करता है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी मंत्रिपरिषद काम करती है। तो प्रधानमंत्री के बारे में ये सारे कथन कहे गए हैं। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियों में एक तो मंत्रिपरिषद के संबंध में शक्तियाँ, दूसरी है राष्ट्रपति के संबंध में शक्तियाँ, कि राष्ट्रपति के संबंध में किन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो राष्ट्रपति के संबंध में वह सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति है। यदि भारत में सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति में राष्ट्रपति करता है सभी नियुक्तियां, परंतु उन पर नियुक्ति के लिए परामर्श कौन देता है, तो सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए परामर्श देने का कार्य प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति को समय से पहले लोकसभा को भंग करने का परामर्श भी कौन देता है, तो प्रधानमंत्री देता है। साथ ही राष्ट्रपति को संसद के अधिवेशन बुलाने, अधिवेशनों की समाप्ति की घोषणा करने के लिए सिफारिश कौन करता है, तो वो भी प्रधानमंत्री करता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के संबंध में उसकी ये शक्तियाँ है। साथ ही राष्ट्रपति के संबंध में उसका एक कर्तव्य भी है। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आर्टिकल 78 ये कहता है कि राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर
प्रधानमंत्री से मंत्री परिषद के निर्णयों या प्रशासन संबंधी सूचना मांग सकता है और प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई ऐसी सूचना वो समय समय पर प्रदान करता रहे। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा मांगी गई प्रशासनिक एवं मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। ये हो गया राष्ट्रपति के संबंध में शक्तियों का प्रयोग। उसके बाद में है संसद से संबंधित शक्तियाँ। संसद से संबंधित कौन सी शक्तियां हैं? तो संसद से संबंधित शक्तियों में देखें, प्रधानमंत्री सामान्यतया लोकसभा से ही चुना जाता है। कभी कभी कोई प्रधानमंत्री हमारे राज्यसभा से चुने हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में प्रधानमंत्री लोकसभा का ही सदस्य होता है और इस कारण से उसे संसद में लोकसभा के सदन का नेता माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी विधेयकों पर स्वीकृति देनी है या नहीं देनी है ये राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसे परामर्श देने का काम प्रधानमंत्री करता है। तो इस प्रकार से संसद के संबंध में भी उसे विशेष शक्तियाँ प्राप्त है। साथ ही वो संसद के कार्य संचालन संबंधी मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व भी निर्धारित करता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गई संसद से संबंधित शक्तियाँ। उसके बाद हम बात करें कि प्रधानमंत्री की शक्तियों में और कौन सी शक्तियाँ है, तो प्रधानमंत्री की शक्तियों में प्रधानमंत्री योजना आयोग, जिसे वर्तमान में नीति आयोग का नाम दिया है, वह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। वह अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से वह केंद्र में संचालित विभिन्न आयोगों या निकायों का अध्यक्ष होता है। साथ ही प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। ठीक है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होगा? तो राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पर दोनों के पदों में अंतर है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का मुखिया राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल एक शब्द और जुड़ जाए कि तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है या राजनीतिक मुखिया कौन होता है, तो वो होगा प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से तीनों सेनाओं के मामले में भी वास्तविक कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अर्थात युद्ध की समाप्ति की घोषणा करना है या युद्ध की घोषणा करना है, तो इस प्रकार के सारे काम प्रधानमंत्री सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति कार्य करता है। तो यहाँ पर भी तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार से ये दोनों में अंतर है। साथ ही राष्ट्रपति को देश का राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है। राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष भी कहा जाता है, अर्थात देश का अध्यक्ष। राज्याध्यक्ष भी कहा जाता है और प्रधानमंत्री को कहा जाता है देश का शासनाध्यक्ष। देश का शासनाध्यक्ष या सरकार का अध्यक्ष। इस प्रकार से तो राजनीतिक मामलों में अध्यक्षता इसके द्वारा मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये वास्तविक कार्यपालिका है भारत की। यदि भारत के प्रधानमंत्री की तुलना की जाए तो उसके लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की तुलना किस देश की कार्यपालिका शक्ति से किया जाएगा, तो ब्रिटेन में हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के समकक्ष है। साथ ही हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री वो अमेरिका के राष्ट्रपति के समकक्ष है, क्योंकि अमेरिका में वास्तविक कार्यपालिका राष्ट्रपति ही है और हमारे यहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका है प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो निर्वाचित प्रमुख है देश का, वो ही वास्तविक प्रमुख माना जाता है। इसका कारण ये कि हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई है, तो दोहरी कार्यपालिका का स्वरूप विद्यमान है। ये तो होगी प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। अब हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले बात करें मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद होती क्या है? मंत्रिपरिषद से तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री जो कार्य करता है वो अलग अलग विभागों के संबंध में अपनी एक बॉडी बनाता है। बॉडी को कहा जाता है मंत्रिपरिषद, जिसमें सभी विभागों के मुखिया और उसके नीचे काम करने वाले लोग शामिल होते हैं। तो मंत्रिपरिषद का आकार या मंत्रिपरिषद में
अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। मंत्री परिषद मंत्रियों की संख्या को लेकर पहले संविधान में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन फिर बाद में सन 2003 में एक प्रावधान कर दिया गया संविधान में संशोधन करके। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा प्रावधान कर दिया गया है कि मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री कितने होंगे। तो यहाँ पर कह दिया गया है कि केंद्र के मामले में मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं। अर्थात केंद्र की बात करें, केंद्र मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो केंद्र में लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं। ठीक है, अब केंद्र की बात करें, केंद्र में लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा में सदस्य होते हैं केंद्र में 545 है वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या। ठीक है, कुल सदस्य, तो इसका 15% जो होता है कितना होगा, तो 82। इसका मतलब क्या हुआ, केंद्रीय मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य कितने होंगे, 82 से कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से मंत्री परिषद का आकार निर्धारित कर दिया गया। और यही बात राज्यों के संबंध में कही जाए तो राज्यों के संबंध में भी यही प्रावधान लागू होता है, और राज्यों के संबंध में होता है लोकसभा के बजाय विधानसभा। तो किसी राज्य की अगर हम बात करें कि राज्य में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं। अगर हम राजस्थान में बात करें कि राजस्थान में मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो राजस्थान में विधानसभा के कुल कितने सदस्य हैं, 200। तो 200 का 15% कितना होगा, तो वो होगा 30। तो इस प्रकार से राजस्थान सरकार में अधिकतम मंत्री 30 हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। तो यह है मंत्री परिषद के आकार के संबंध में प्रावधान। अब हम देखते हैं कि मंत्री परिषद में कौन कौन से सदस्य आते हैं, कौन कौन से मतलब उसमें माने जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे पहले हम बात करें तारों के बीच चंद्रमा, जिसे कहा जाता है प्रधानमंत्री। ठीक है, केंद्रीय धुरी कौन होता है मंत्री परिषद में, तो प्रधानमंत्री, ये हो गया। ठीक है, मुखिया प्रधानमंत्री। उसके बाद में साथ ही यहाँ पर होते हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कौन काम करता है, कैबिनेट मंत्री काम करते हैं। ठीक है, साथ ही मंत्रियों के संबंध में तीसरी श्रेणी है, दूसरी श्रेणी राज्य मंत्री। ठीक है, इसके अलावा इनके अलावा भी एक श्रेणी होती है, तीसरी श्रेणी, वो होते हैं उप मंत्री। तो दोस्तों इन सभी को सामूहिक रूप से कहा जाता है मंत्री परिषद। अब यहाँ पर समझ लेना हमें मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या भेद है। दोनों अलग अलग शब्द हैं, हम अमूमन एक ही शब्द मतलब दोनों का एक ही अर्थ लगाते हैं, लेकिन दोनों का वास्तव में अलग अलग अर्थ है। एक तो है मंत्री परिषद और दूसरा है मंत्रिमंडल। तो इन सभी को अर्थात उपमंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री, इन सभी को सामूहिक रूप से कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, मंत्री परिषद। ठीक है, इसका मतलब सब मिलकर मंत्री परिषद माने जाएंगे। लेकिन एक शब्द है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल के लिए जो एक्चुअली लोग होते हैं वो होते हैं ये प्रधानमंत्री, और समस्त कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ये आंतरिक जो भाग है वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ये कहे जाते हैं मंत्रिमंडल, या जिसे कैबिनेट भी कहा जाता है।
अर्थात सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का कार्य कौन करता है? तो कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के साथ साथ। इस प्रकार से प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर मंत्रिमंडल कहे जाते हैं, और मंत्रिमंडल के साथ साथ राज्य मंत्री, उप मंत्री भी जुड़ जाते हैं, उन सबको कहा जाता है मंत्रिपरिषद। अब 3 प्रकार के हमारे यहाँ पर मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री होते हैं, प्रथम दर्जे के मंत्री या प्रथम श्रेणी के मंत्री। ये कौन होते हैं? तो ये सभी महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। अर्थात जो भी बहुत ही अनुभवी मंत्री होते हैं उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं जिनका स्वतंत्र प्रभार रहता है, और सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय कैबिनेट मंत्रियों को दिए जाते हैं। तो ये प्रथम श्रेणी या प्रथम दर्जे के मंत्री माने जाते हैं। दूसरे दर्जे के जो मंत्री होते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया भी जा सकता है अथवा नहीं भी दिया जा सकता है, और राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों में बिना बुलाए भाग नहीं लेते हैं। जब मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित की जाती है तो राज्य मंत्री को यदि बुलाया जाए तभी वो मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से राज्य मंत्री दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया भी जा सकता है या फिर वो कैबिनेट मंत्री के सहायक रहते हुए काम करते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे दर्जे के मंत्री राज्य मंत्री हो गए। अब है तीसरे दर्जे के मंत्री। तीसरे दर्जे के मंत्री हैं उप मंत्री। उप मंत्री जो होते हैं वो निम्न स्तर के मंत्री होते हैं, अर्थात कैबिनेट मंत्री प्रथम, दूसरे नंबर पे राज्य मंत्री और तीसरे नंबर पे उप मंत्री। उप मंत्री जो होते हैं वो राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के सहायक के रूप में काम करते हैं तथा ये कभी भी मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते। तो मंत्रिमंडल की बैठकों में कौन भाग लेते हैं? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। साथ ही यदि बुलाया जाए तो राज्य मंत्री भी मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन उप मंत्री कभी मंत्रिमंडल या कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारे एक मंत्री परिषद का ढांचा, किस प्रकार से मंत्री परिषद में कौन कौन से लोग होते हैं। साथ ही एक और श्रेणी होती है संसदीय सचिव, जिन्हें कहा जाता है। ये जो संसदीय सचिव होते हैं ये कभी कभी कार्यभार को हल्का करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा पद सृजित किया जाता है, और संसदीय सचिव को भी उप मंत्री के समान माना जाता है, और संसदीय सचिव को अपने पद की शपथ दिलाने का कार्य प्रधानमंत्री करता है। यहाँ पर ध्यान में रखने योग्य बात है कि उप मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कैबिनेट मंत्री, इन सबको शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है, परंतु संसदीय सचिवों की जब नियुक्ति की जाएगी तो उसको शपथ प्रधानमंत्री दिलाएगा। तो इस प्रकार से राज्य के मामले में मुख्यमंत्री शपथ दिलाएगा संसदीय सचिवों को, और केंद्र के मामले में प्रधानमंत्री शपथ दिलाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये मंत्री परिषद का प्रारूप हो गया। 3 दर्जे के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद का अधिकतम आकार क्या है? तो वो है 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं। ठीक है, वहाँ पर हम देखो यहाँ पर मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग करें, अर्थात ये सब मिलाकर उप मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री सब मिलाकर लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, मंत्री परिषद के आकार की बात की गई संविधान में, न कि मंत्रिमंडल के आकार के। मंत्रिमंडल का कोई आकार फिक्स नहीं है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जिन लोगों को महत्वपूर्ण माने उनको कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल कर सकता है। दूसरी बात, पूरे संविधान में हर जगह केवल मंत्री परिषद का प्रयोग किया गया है, मंत्रिमंडल शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया। केवल एक जगह पे कहाँ पर? तो वो है आर्टिकल 352 के अंतर्गत मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। 352 के अतिरिक्त संविधान के किसी भी अनुच्छेद अथवा किसी विभाग में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से ये है हमारे सभी मंत्री परिषद संबंधी सारे प्रावधान। अब हम बात करेंगे एक हमारा कार्यपालिका में, संघीय कार्यपालिका में शामिल होता है महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। अब महान्यायवादी कौन होता है? तो महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी माना जाता है। अटॉर्नी जनरल जिसे कहते हैं, अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि महान्यायवादी बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता कौन सी है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति ही यहाँ पर महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
तो इस प्रकार से सबसे बड़ा कानूनी अधिकार कोई है भारत में तो महान्यायवादी है। अब इसका कार्यकाल क्या है, तो महान्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं है। इसके संबंध में एक ही बात कही जाती है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, अर्थात राष्ट्रपति उसे जब भी हटाएगा तो पद से हटना पड़ता है। साथ ही महान्यायवादी के कार्य क्या हैं, तो महान्यायवादी के कार्यों में सबसे प्रमुख बात कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। तो जब केंद्र सरकार अर्थात राष्ट्रपति को जब सुप्रीम कोर्ट से कोई कानूनी परामर्श लेना है या सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर कानूनी परामर्श राष्ट्रपति को चाहिए तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कौन मांगेगा, महान्यायवादी मांगेगा राष्ट्रपति की तरफ से। तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति की जो शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की, तो वो कानूनी अधिकार कौन है, महान्यायवादी के माध्यम से वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। साथ ही महान्यायवादी जो होता है वो क्या काम करता है, तो काम करता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखना होता है। कभी भी किसी वाद को लेकर या किसी मामले को लेकर तो सरकार की तरफ से प्रस्तुत होगा कौन, महान्यायवादी प्रस्तुत होता है। तो इस प्रकार से सरकार के सारे कानूनी दाव पेच जो है वो कौन खेलता है, महान्यायवादी खेलता है। इस कारण से इसे संघीय कार्यपालिका में ही शामिल माना जाता है। जिस प्रकार से महान्यायवादी केंद्र में होता है उसी प्रकार से अनुच्छेद 76 के तहत राज्यों में होते हैं महाधिवक्ता, ये होते हैं राज्यों में राज्यपाल या मुख्यमंत्री के साथ काम करने के लिए महाधिवक्ता होते हैं, जिन्हें एडवोकेट जनरल की संज्ञा दी जाती है। तो केंद्र में महान्यायवादी, राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी भारत की संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों आज हमारी संघीय कार्यपालिका के बारे में हमने सारी चर्चा की। विभिन्न परीक्षाओं में इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसा मैंने आपको समझाया है कि जो भी प्रावधान किस प्रकार से लागू किए गए हैं, कैसे राष्ट्रपति को नाम मात्र का माना जाता है, प्रधानमंत्री को वास्तविक माना जाता है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने ज़रूरी है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि इस क्लास के माध्यम से आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक जो होता है संघीय कार्यपालिका समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।